गुड आफ्टरनून। सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी क्लासेस है। एक बार जल्दी से जरा ऑनलाइन आ जाए आप लोग। ठीक है, एक बार जल्दी से जरा सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग आज की क्लासेस शुरू कर लेंगे। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ जरा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिकों को कवर कर लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद 2 या 3 या 4 क्लासेस हो गए हैं, उनमें हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में थोड़ा उसी में आगे बढ़ेंगे। पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, जरा देखें। यहाँ लिखा हुआ है Cu, यहाँ लिखा हुआ है CuSO4 एक्वस। स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखेंगे थोड़ा। यहाँ पर डबल लाइन AgCl लिखा हुआ है, स्लैश Ag लिखा हुआ है, यहाँ पे Ag स्लैश प्लस AgCl लिखा हुआ है। इसका KSP गिवन है 10⁻⁻10। इसका डाटा ये गिवन है, जरा सा देख लें आप। इसका डाटा ये गिवन है और यहाँ पे 2 मोलर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 मोलर लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोलूँगा, हाँ पहले इसको जरा कॉपी कर लो। Cu2 प्लस Cu की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट होता है। और E0 Ag प्लस स्लैश Ag की वैल्यू है 0.8 वोल्ट, प्लस 0.8 वोल्ट। ठीक है, प्लस 0.8 वोल्ट। जल्दी से जरा कॉपी कर लेंगे, आज की क्लास थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, फिर 2-3 बातें बोलूँगा, थोड़े से ध्यान से सुन लेंगे, फिर हमारा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। हो गए कॉपी? ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से जरा। कैलकुलेट ई सेल, कैलकुलेट ई सेल इन नॉट सेल, कैलकुलेट ई सेल इन नॉट सेल, and also calculate half cell, and also calculate half cell and complete cell reaction, and complete cell reaction, and complete cell reaction। सभी बच्चे जरा कॉपी कर लें। कैलकुलेट ई सेल, इन नॉट सेल, हाफ सेल एंड कंप्लीट हाफ सेल इन द रिएक्शन। ठीक है, हो गया, कॉपी हो गया। स्क्रीन पे जरा मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुने। पिछले क्लास में हमने देखा है कि ये वाला जो पोर्शन रहता है, हमने जानते हैं ये वाला जो पोर्शन रहता है, उसमें ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं EHC, हम जानते हैं। और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं CHC। क्या बोलते हैं हम? CHC। मैंने आपको ये समझाया था। दूसरी बात, हमने ऐसा बताया था कि हम सेल अभी बना रहे हैं जो उसमें Cu मतलब Zn और Cu का हम सेल ले रहे थे। इधर Zn था और इधर Cu था। आप जानते हैं एक मतलब जो है कंडक्टिंग वायर से बल्ब को हमने कनेक्ट कर लिया था। लेकिन इस बार Cu और Ag के बीच में सेल बना हुआ। किसके बीच में? Cu और Ag के बीच में बना हुआ। तो सेल हम किसी के बीच बना सकते हैं। पहली बात, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको मैं बताऊंगा कैसे पता चलता है किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा कौन सा सेल हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। ये सब पे डिस्कशन हम इसी चैप्टर में कर लेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एनोड के बारे में देखेंगे। तो हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसके लिए एक हाफ सेल लिखेंगे जिसका एनोड हाफ सेल नाम है। अगर मैं एनोड हाफ सेल बोलूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Cu। जरा देखो आप, ये Cu2 प्लस में बन रहा है। किसमें लिखा हुआ है? Cu सॉलिड से Cu2 प्लस बन रहा है। कैसे पता चला सर ये बन रहा है? क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और दिक्कत आ रहा है तो यहाँ सॉलिड लिख लो, लेकिन हम पढ़ा चुके हैं इसलिए लिखना नहीं चाह रहे थे। फिर आप जानते हैं इसका एक डाटा गिवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की वैल्यू है, यहाँ पे इस तरीके का वैल्यू मतलब क्या है? E0 OP है, यानी SOP है। ये क्या है? E0 OP है या SOP है, लेकिन डाटा किस में गिवन है? SRP में गिवन है। डाटा किस में गिवन है? SRP में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें डाटा को चेंज करना पड़ेगा और चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन करें, एज अ मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले डाटा को देखें, सबसे पहले डाटा को देखेंगे। ये डाटा मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं SRP में या SOP में। ये सब तो पहले ही देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम डेल्टा Ng देखते हैं, आप जानते हैं, उसी तरीके से ये डाटा हम देखेंगे, अदरवाइज हमसे गलतियां हो जाएंगी। फिर इसके बाद इधर आएंगे, ये लिखा होगा कैथोड, जरा देख लो। और कैथोड पे होता है रिडक्शन, जिसको हम लिखा करेंगे CHC। और CHC के बारे में अगर हम बात करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, कैथोड पे जरा देखो, एक बार यहाँ लिखा हुआ है Ag प्लस स्लैश इलेक्ट्रॉन और ये लिखा हुआ है Ag सॉलिड। ये डाटा अगर हम बात करें तो E0 RP है, डेट इज Ag प्लस और Ag, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। E0 RP का डाटा या SRP का डाटा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। 0.8 वोल्ट, आप समझ गए होंगे, 0.8 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसको 2 कर देंगे, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 करना होगा। एक बार जरा स्क्रीन पे देखो, एक बार थोड़ा 3 बातें पहले देख लें आप। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हमने किया, एक ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई क्वेश्चन मिले
सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम है ये चीज देखना, सॉल्व करने से पहले ये चीज देखना। यहाँ पे एसआरपी में है, आपको एसओपी में लेकर आना है, ये तो पहला काम है। जैसे डेल्टा एनजी वगैरह हम निकालते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इधर बात करूं तो लिखूंगा Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, देख सकते हैं आप ये एक्वस है, ये जरूर लिखना चाहिए, आप जानते हैं। फिर लिखा हुआ है Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, 2Ag सॉलिड। इसमें n की बारे में हम बात करें तो n की वैल्यू कितनी है 2। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ए नॉट सेल के बारे में हम बात करेंगे पहले, तो इन दोनों को सम करेंगे। प्लस 3.4 प्लस 8 कितना होगा, 8 प्लस 3 यानी 0.46, कितना होगा 0.46 वोल्ट। ये जरा कॉपी करना है जल्दी से, हो गया। पॉइंट 46 हमने लिखा है, आप देख लेना, ठीक है, एक ही बात। तो ई नॉट सेल तो निकल गया, अब ई सेल निकालना है, ये कॉपी हो गया, देख लें जल्दी से, पहले फटाफट कॉपी कर ले। अब अपने पास ई सेल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, पिछले क्लास में हमने देखा है, जरा देखो, ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। हम लोग पिछले क्लास में देखा था, हमने जरा यहाँ देखे, एसआरपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अलग फॉर्मूला था, रिडक्शन का अलग था, और सेल हमने एक कंडक्ट करके बनाया था, दोनों सेल को जोड़ के बनाया था, उसका एक अलग फॉर्मूला था। तो हमने लिखा लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे ये 0.46 हम लिख लेंगे, माइनस 0.46 कहाँ से आया, ये डाटा गिवन है, हमने लिख दिया, माइनस इसको 0.059 को हम 0.06 भी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। लॉग हमने लिखा है यहाँ पे, लॉग के बाद लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। देखें जरा, यहाँ पे 2Ag लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा सॉलिड, सॉलिड के लिए 1 लेते हैं तो ये छोड़ देंगे, हम Cu2 प्लस लेंगे, तो इधर कौन आएगा Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन। यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खत्म। इधर आएंगे, ये भी सॉलिड लिखा हुआ है 1, अब ये 2Ag प्लस, तो 2Ag प्लस को जरा हम इस तरीके से लिखेंगे, Ag प्लस का पावर 2। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास में आपको पता है, जो आगे लिखा रहता है पावर में चला जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास में हमने देखा है, जो आगे लिखा होता है कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो ये थोड़ा रफ कर लेता हूं, ठीक है, ये जरा मैं डाटा रफ कर लेता हूं, ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब देखें जरा सा सभी बच्चे, यहाँ पे लिखूंगा 0.46 माइनस 0.06/2 लॉग के बाद Cu2 प्लस का डाटा देखेंगे। Cu2 प्लस का डाटा वहां पे 2 मोलर गिवन है, तो हम एज इट इज 2 मोलर लिख देंगे, 2 मोलर को एज इट इज लिख देंगे। लेकिन Ag की वैल्यू जो है KSP में गिवन है, जरा देखिए यहाँ AgCl की जो वैल्यू है वो किसमें है, KSP में, और KSP का डाटा गिवन है 10⁻⁻10। अब मैं समझाना चाहता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आयनिक इक्विलिब्रियम के मेरे लेक्चर्स के कॉपी को सामने रखें, या आप कहीं से पढ़ के आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। KSP AgCl के लिए होता है, जरा देखो, KSP = S² होता है, S² होता है। तो मैं यहाँ से अगर S की वैल्यू निकालूं तो रूट में KSP हो जाएगा। ये कॉपी के साइड में कहीं रफ में करना है, दूसरे पेज में नहीं, इसी पेज में, जैसे कॉपी है आपकी A4 साइज की, तो इसी के आसपास में कहीं कर लेंगे कैलकुलेशन, मैंने थोड़ा हिंट में किया है। S = रूट में KSP, तो मैं लिखूंगा S = रूट में 10⁻⁻10। देख लें आप, क्योंकि हमने KSP की वैल्यू 10⁻⁻10 दिया। ये सब क्यों कर रहे हैं सर, केमिकल इक्विलिब्रियम में, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या है, सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से S = हो जाएगा 10⁻⁻5। ये जो सॉल्युबिलिटी होती है, ये जो सॉल्युबिलिटी है, यही इसका कंसेंट्रेशन होता है। S का मतलब सॉल्युबिलिटी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। S का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा 10⁻⁻5, और ये कितना होगा, स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये कॉपी के थोड़ा साइड में कहीं लिख लेना है, ठीक है, हो गया, इतनी बातें सब लोगों ने देख लिया। अब जरा मैं कैलकुलेट करूंगा, सभी बच्चे देखें, यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू 0.46 माइनस 0.03 कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर दिया, -0.03 आ गया, ठीक है। लॉग जरा देखें, लॉग के बाद लिखूंगा यहाँ पे 2 × ये 10⁻⁻5, या पहले मेरे को एक बार 1-2 लाइन और लिखने दो, नहीं तो आप में से कोई पूछेगा। ये -5 का स्क्वायर 10⁻⁻10 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। मैं थोड़ा पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, -0.03, यहाँ पे देखें लॉग, ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा, तो 2 × 10⁻10 हो जाएगा, 2 × 10⁻10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। log 2 की वैल्यू जरा देख लें, log A × B का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, log A × B, log A × B जब भी होता है तो प्लस करते हैं, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, या log 10 की वैल्यू होती है 1, सॉरी
log 10 टू पावर 10 की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.46 माइनस 0.03 और ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 10.3। 10 की वैल्यू 10 लिखा, ये 10 आगे चलाएगा, ये पावर जो 10 है वो आगे चलाएगा और 2 की वैल्यू होता है 0.3, तो हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब तो एक न्यूमेरिकल हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया, लिखना है थोड़ा आपको, लिखेंगे इसके बाद फॉर सेल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। जरा देखें हमारी हेडिंग है फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। ये क्या होता है मैं जरा एक बार समझाता हूं पहले, फिर आप देखें। सेल के इस कंटेनर में पिछले क्लास में मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जैसा रॉड आप जानते हैं वैसा ही सॉल्यूशन आप जानते हैं, जैसा रॉड सीयू का रॉड था वैसा ही सॉल्यूशन आप जानते हैं। कंडक्टिंग वायर की हेल्प से ये कनेक्ट रहता है। मैंने आपको समझाया था कि Zn को हमेशा लेफ्ट में लेना है, Zn को कहाँ लेना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, और Cu को हमेशा कहाँ लेना है, RHS में लेना है। तो मैंने बोला था ये सेल्फ फिजिबल होगा, पिछले क्लास में बोला है सेल्फ फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस, फिजिबल या सेल काम करने से बल्ब जल रहा है, एक ही बात है। सेल के काम करने से बल्ब जल रहा है, एक ही बात है। स्पॉन्टेनियस, फिजिबल, सब वर्ड एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है बस। तो मैंने समझाया था कि अगर हम ये LHS में रखेंगे तो सेल तो काम करेगा, यानी फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जैसे ही आपने Cu को राइट में कर दिया, Cu को सॉरी लेफ्ट में कर दिया और Zn को अपने राइट में कर दिया, मतलब सेल में ये दोनों कंटेनर को इंटरचेंज कर दिया आपने, तो सेल काम करना बंद कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तो हमें यही जानना है कि कैसे काम करेगा और कैसे नहीं करेगा, किस कंडीशन में सेल काम करना बंद कर देगा, किस कंडीशन में शुरू होगा, एक बात ही। दूसरा, मुझे ये अभी थोड़ा कल के लेक्चर तक शायद क्लियर होगा, कमिंग लेक्चर, अगला नेक्स्ट लेक्चर तक क्लियर होगा। कैसे पता चला कि ये रॉड ये सॉल्यूशन लेना है, कैसे पता चला ये रॉड ये सॉल्यूशन लेना है, एक बात ये। एक बात मुझे और जानना है कि सर आपने Zn को हमेशा लेफ्ट में क्यों लिखा, Cu को हमेशा राइट में क्यों लिखा। ठीक है, Zn को लेफ्ट में लिख रहे हैं, Cu को आप राइट में लिख रहे हैं। आप अभी तो ये दो सेल है तो आप डाटा याद कर लेंगे, मतलब आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा Zn को लेफ्ट में, Cu को राइट में। लेकिन अगर आपने Cu और Ag को ले लिया, जरा देखें, और Cu और Ag का सेल बनाना है तो सर किसको राइट में लेंगे, किसको लेफ्ट में लेंगे, ये कैसे पता चलेगा। मतलब सेल स्पॉन्टेनियस होने के लिए किसको राइट में लेंगे और किसको लेफ्ट में लेंगे, ये सब कैसे पता चलेगा, वो इस हेडिंग से पता चलेगा। सेल बनाने के लिए दो एलिमेंट चाहिए, आप जानते हैं, दो कंटेनर होना चाहिए, आप जानते हैं। दोनों सेल के एलिमेंटों में कौन सा एलिमेंट लेफ्ट में होगा, कौन सा राइट में होगा, ये हेडिंग ये डिसाइड करेगा, एक बात ये। दूसरी बात, सेम इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन, सेम इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन, ये कहां से आ रहा है ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक बात ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस टॉपिक का क्लास 12 बोर्ड से लेना देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक से नीट में कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, बोर्ड में कंटिन्यूअस क्वेश्चन है। इस टॉपिक से नीट में एज वेल एज बोर्ड में कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए हम जरा सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार मैं समझाऊंगा, फिर 2-3 एग्जाम्पल बोलूंगा, ध्यान से सुन लोगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, लिखना उसमें फॉर थर्मोडायनेमिक्स, फॉर थर्मोडायनेमिक्स। देखें सभी बच्चे, फॉर थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं डेल्टा Hg लेस देन 0 होना चाहिए। जरा ये कॉपी करना है जल्दी से एक बार पहले, फिर मैं आगे जरा समझाता हूं। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लें, ठीक है। फॉर थर्मोडायनेमिक्स ये लिखा हुआ है डेल्टा Hg लेस देन 0। एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, ये लाइन क्या है ये भूल जाइए आप, ये लाइन क्या है भूल जाइए आप। एक बार जरा शुरू में देखिए, हमने जहां डेफिनेशन लिखा है सेल देयर आर 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां हमने ब्रैकेट में जरूर लिखा होगा डेल्टा Hg का रिलेशन। तो डेल्टा Hg क्या है भूल जाइए, ये भाई हमारे काम का नहीं है। अभी देखें जरा से, फॉर थर्मोडायनेमिक्स ये हो गया, जरा देखो। और हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको जरा सा देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेल्टा जी की वैल्यू आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर में पढ़ाया था स्टार्टिंग की क्लास में। नस्ट इक्वेशन जरा सा देखेंगे तो वहां पे डेल्टा जी इक्वल टू -NFE था, तो ये रिलेशन ऐसा हो जाएगा। पिछले क्लास में डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा Hg लेस देन 0, वहीं पे डेल्टा Hg पिछले क्लास में हमने नस्ट इक्वेशन में लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने पढ़ाया है कि -NFE लिखेंगे, -NFE लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने। इसका मतलब जरा देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था पिछले क्लास में, जब बाजार से हम सेल खरीद के लेकर आते हैं, कोई बाजार से सेल खरीद के लाते हैं तो उसकी 1.5 वोल्ट उस पर लिखा रहता है। आप कोई भी बैटरी खरीद के लाएंगे तो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। और मैंने बताया था कि सेल कभी डेड नहीं करता है, सेल काम करना बंद कर देता है
तो हम लोग बोलते हैं सेल मर गया या हम बोलते हैं सेल डेड हो गया। उसको हम लोग फंक्शनैलिटी मिलाते हैं, स्पॉन्टेनिटी उसको चेक करते रहते हैं। धीरे धीरे जो सेल का इनिशियल कंसंट्रेशन था वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू के बराबर हो जाता है। क्या होता है? इस सेल की वैल्यू ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे आ गया। या हम आसान शब्दों में बोलते हैं कि सेल काम करना बंद कर दिया। सेल एक्चुअली काम करना बंद नहीं करता है, सेल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हैं आप, ना आगे ना पीछे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो सेल काम करना बंद कर देता है। ये हमने देख लिया है एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कई लोग सेल को खुरचते हैं, कई लोग उसको पीटते हैं, कई लोग सेल को थोड़ा हिलाते डुलाते हैं, खूब खुरचते हैं, बेहुदापन हरकतें करते हैं, समझ रहे हैं, पागलपन हरकतें करते हैं, और सेल थोड़ी देर के लिए काम करता है, तो लोग बोलते हैं सेल में एनर्जी है। बेसिकली क्या होता है, जो सेल में एनर्जी स्टोर हो गया है और जिसको खुरचने से, हिलाने डुलाने से क्या होता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए जनरेट होता है, सेल थोड़ी देर काम करता है, फिर काम करना बंद कर देता है। क्लियर हो गया? तो जरा सा इसी को हमें देखना है, तो लिखेंगे थोड़ा, कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल, इसी में लिखना है कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल, कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल, कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल, ब्रैकेट में लिखना है ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखें, सबसे पहला वर्ड है एनोड पे कौन कौन रहेगा, पहले जरा ये समझ लो। मैं 2 एग्जांपल समझाऊंगा, इधर 2-3 लिखूंगा। एनोड पे किसको लेना चाहिए? गैल्वेनिक सेल आपको बनाना है। गैल्वेनिक सेल का मतलब ये है, आपको ये फिगर हर वक्त ध्यान रखना है, ठीक है, मैं बार बार बना रहा हूं। और किसको लेना है इसमें, किसको लेना है एनोड पे, और किसको लेना चाहिए कैथोड पे, ये यहां से डिसाइड होगा, ठीक है। तो पहले लिखना एनोड, एनोड पे लिखना हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिखना हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखना एसओपी, ब्रैकेट में लिखना एसओपी, ब्रैकेट में लिखना एसओपी। इसमें लिखना कैथोड में लिखना हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया आप लोगों ने। एसओपी एसआरपी लिखा हुआ है। आप कोई भी 2 सेल देखिए, चलिए सबसे पहला एग्जांपल देखिए ZnCu का, जो हम लोग बार बार लिखते हैं। Zn और Cu का 2 सेल देख लीजिए जरा सा, आप जानते हैं, ये वाला कोई सेल देख लीजिए जिसमें न्यूमेरिकली हमने जो सॉल्व किया हो, स्क्रीन पे जरा देखें। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, न्यूमेरिकली हमने जो पहला आज का जो क्लास में न्यूमेरिकल किया, ठीक इससे पहले कमिंग क्लास में हमने न्यूमेरिकल किया है, उस सेल को जरा ध्यान से देखिए। उस सेल में आप 2 डाटा देखिए, 2 डाटा कौन सा देखना है, एसओपी एसआरपी, जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिए, एसओपी एसआरपी जो देखना है देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जरा देखो, इसका लिखा था EZN2 प्लस स्लैश ZN इक्वल टू -0.74 वोल्ट। ये डाटा मुझे याद है, मैंने लिख दिया, आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं, -0.76 वोल्ट। और इसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने लिखा है E0Cu2 प्लस स्लैश Cu 0.34 वोल्ट। आपको कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा डाटा कहां से आता है। आप इनमें से जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, इनमें से कोई एक लेना है, एसओपी एसआरपी। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये दोनों डाटा एसआरपी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? एसआरपी मतलब थोड़ा यहाँ हिंट में देखो, एसआरपी का मतलब ऐसा होता है, क्या होता है कि यहाँ पे मेटल पे N+ चार्ज होता है, मेटल पीछे होता है। और एसओपी में क्या होता है, E0 पे मेटल पहले रहता है और M+N चार्ज बाद में रहता है। तो ये दोनों डाटा किसमें है? एसआरपी में। दोनों डाटा किसमें है? एसआरपी में। क्लियर हो गया आपको? ये बातें मैं समझा पाया? इन दोनों डाटा में से फिर से थोड़ा ध्यान सुनना है, एनोड पे कौन होगा, कैथोड पे कौन होगा, जल्दी जरा कॉपी कर लो, फिर मैं जो पूछूंगा वो जवाब देना, ठीक है? कॉपी हो गया? सबसे पहले कोई 2 डाटा ले लीजिए जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है 2 डाटा ले लीजिए। हमने ये 2 डाटा ले लिया। ये 2 डाटा कहां से लेंगे सर? क्वेश्चन में गिवन होगा, हर वक्त क्या होगा, गिवन होगा। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, 11-12 साल हो रहा है, शायद मुझे लगता है 11 ईयर्स हो जाएगा इस साल, या 12 ईयर हो जाएगा। तो इन दोनों डाटा को मैंने क्या कर रखा है, याद रख रखा है। ये दोनों डाटा की पहचान ये है, ये पहचान ये वाला है, ये किसका है, एसआरपी के सिंबल है, ये किसका, एसओपी का है। आपको जब भी दिक्कत होगी कैसे पता चला एसआरपी एसओपी, लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों डाटा में से देखेंगे हाईएस्ट डाटा की वैल्यू देखना है, यहाँ -0.76 -0.34 वोल्ट, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी वो रिडक्शन पे होगा। वो कहां पे होगा? कैथोड पे होगा। इन दोनों में हाईएस्ट रिडक्शन की जो वैल्यू होगी वो कैथोड पे होगा। तो -0.76 और -0.34 वोल्ट, दोनों में डाटा हाईयर किसका है? ये वाला। तो ये कहां पे रहना चाहिए? कैथोड पे। इसका मतलब ये कहां रहना चाहिए? एनोड पे। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लेकर आते हैं और समझने के लिए, दोनों डाटा को ध्यान सुनना है, दोनों डाटा को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर दीजिए। सेम डाटा को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर देंगे तो ये +0.76 हो जाएगा,
ये SRP है, यहाँ लिख देता हूँ, और इसको SOP में चेंज कर दो। तो SOP का रिप्रेजेंटेशन जरा देखो क्या होगा, E Zn2 प्लस E नॉट CU, इस तरीके से लिखा हुआ है CU2 प्लस, ये वैल्यू हो जाएगा -0.34 वोल्ट, और ये वैल्यू हो जाएगा जरा देखें 0.76 वोल्ट। इन दोनों वैल्यूओं में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको SOP पे लेना है, उसको एनोड पे लेना है। इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो ये कहाँ रहेगा, एनोड पे रहेगा। एक बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान सुनना, अगर आपको यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखें, CU और AG का सेल है, उस न्यूमेरिकल में देखिए CU और AG का सेल है, थोड़ा ध्यान से देखें। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वहां पे CU और AG का सेल है, तो आप उस क्वेश्चन में देख लीजिए CU कहाँ पे है और AG कहाँ पे। उस क्वेश्चन में CU की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, किसमें लिखा हुआ है 0.34 वोल्ट, और EAG प्लस, मैं एक बार लिख देता हूँ शायद अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ECU2 प्लस स्लैश CU, ये 0.34 वोल्ट लिखा हुआ है, और EAG प्लस देख लें आप AG, इसको जरा से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8 वोल्ट। ये दोनों डाटा SRP पे गिवन है, किस पे, SRP पे। SRP कैसे पता चला, रिप्रेजेंटेशन से, रिप्रेजेंटेशन से। तो दोनों डाटा में हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू ये है, कितना है, ये है। जो हाईएस्ट वैल्यू होगा कहाँ पे होगा, रिडक्शन पे। इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, दोनों डाटा को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लेकर आएंगे, जो मैक्सिमम हाईएस्ट डाटा होगा वो एनोड पे रहेगा। वो कहाँ रहेगा, एनोड पे रहेगा। तो एक बोर्ड का क्वेश्चन हमने आपको साथ समझा दिया, आप कर लेंगे, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर पूरी बात समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक पूरी बात जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, अगर यहाँ तक पूरी बात जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करना है आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहना है। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा एक प्रीवियस ईयर्स JEE एडवांस में आया हुआ है, लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एट व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ CU2 प्लस, CU के ऊपर 2 प्लस, CU2 प्लस आयन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CU2 प्लस आयन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CU2 प्लस स्लैश CU, CU2 प्लस स्लैश CU, ये लिखा हुआ है, हाफ सेल इज जीरो। क्वेश्चन कर लें आप दोबारा, एट व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ CU2 प्लस आयन, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CU2 प्लस स्लैश CU, हाफ सेल इज जीरो। और बुक्स में ये डाटा पहले से गिवन है, देखिए यहाँ प्लस 0.34 वोल्ट, क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है। मैं करता हूँ, जरा देखिए, सबसे पहले ये सेल कहाँ पे है, रिडक्शन में डाटा है गिवन है, तो पहले हम रिडक्शन पे लिखेंगे। रिडक्शन का मतलब आप जानते हैं ये क्या होता है, एक्वस, ये 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ पे, ये बनता है CU सॉलिड, इसमें N की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे E नॉट CU2 प्लस CU की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 0.34 वोल्ट। जो क्वेश्चन में गिवन है हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हम अकॉर्डिंग टू जाएंगे नस्ट इक्वेशन की वैल्यू होती है ERP इक्वल टू, पिछले क्लास में हमने लिखा है E नॉट RP माइनस 0.059 बाई N लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये देखा था हमने, या हमने देखा था E सेल इक्वल टू, जरा देख लो, E नॉट सेल, थोड़ा इसको RP हम निकाल रहे हैं, सॉरी, तो RP लिख देते हैं, ERP E नॉट RP माइनस 0.059 बाई N लॉग आयन का कंसेंट्रेशन। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है, जो अच्छा लगे उसे अप्लाई कर लेंगे। हमें E नॉट RP की वैल्यू गिवन है, कितना है 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे वैल्यू पता है कितना है 0.06/2, इसको 0.059 को 6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कितना हो गया 0.06/2, लॉग लिखेंगे, लॉग हम लिखेंगे, लॉग के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देख लें, स्क्रीन पे देख लें, लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, तो हमें लिखना है, जरा देखें यहाँ देखना है, ये 1 लिखा हुआ है, जरा यहाँ देख लो प्लीज, ये 1 लिखा हुआ है, और 1 क्यों है, सॉलिड के लिए हम 1 लेते हैं, और CU2 प्लस के लिए हम क्या लेंगे, ऐसे लिखेंगे,
जस्ट अभी पिछले क्लास में, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने किया होगा, इसका 1 लेंगे क्योंकि सॉलिड है और नीचे CO2 प्लस आयन लिखेंगे। इसी बात को अब हम थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे 0.34 वोल्ट प्लस 0.03, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.03 प्लस हमने क्यों लिया, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया था कि जो लॉग का कंसंट्रेशन है इसको ऊपर भेज देंगे। क्यों भेज देंगे, क्योंकि लॉग का नीचे की वैल्यू निकालना बहुत टफ टास्क है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। तो इसको ऊपर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसीलिए आप जब डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे ERP का तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा होगा। ERP की वैल्यू डायरेक्ट दिखेंगे तो यहाँ प्लस लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ। क्लियर हो गया, ये वैल्यू आ गया। और यहाँ पे लिखा हुआ ERP की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 0। ERP की वैल्यू हमने क्वेश्चन में पहले ही लिख रखा है, कितना है, 0। हाफ सेल इज 0 वहां लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, हाफ सेल की वैल्यू 0 लिखा हुआ है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये दोनों डेसिमल हट जाएगा, जरा यहाँ देख लें, ये दोनों डेसिमल हट जाएगा और दोनों डेसिमल को जब इधर लेकर जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, जरा देखें आप, तो 34/-3 इस तरीके के रिलेशन में आएगा, जिसको मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ CO2 प्लस का जो कंसेंट्रेशन होगा, जो CO2 प्लस का कंसेंट्रेशन होगा कितना होगा, 10⁻34/3। कितना होगा, 10⁻34/3। कॉपी करेंगे जरा जल्दी से, कॉपी करेंगे जरा जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn, ये लिखा हुआ है सॉलिड स्लैश ZnS। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन और लिखा हुआ है, लिख देता हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn/ZnS, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा देख लें। और यहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है Zn/Zn2 प्लस इक्वल टू 0.76 वोल्ट, और इसका KSP गिवन है, KSP गिवन है 10⁻30, 10⁻30। मैं करता हूँ अगेन क्वेश्चन को, आपको तो बस देखना है, आपको मैंने बताया इस पूरे चैप्टर में बस आपको देखना है, समझना है कि कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए, क्या एप्लीकेशन है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एनोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ऐसे वाले का नाम होता है एनोड हाफ सेल। तो मैं लिखूंगा Zn सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम आएंगे तो इधर लिखेंगे Zn/Zn2 प्लस, ये हमने इसके रिस्पेक्ट में लिखा है Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये डाटा किस में है, इनॉट OP में। इसका मतलब ये डाटा किस में है, SOP में है। इनॉट OP और SOP एक ही होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ये डाटा कहाँ से लिखा, Zn से Zn2 प्लस में। अब ऊपर वाले डाटा को मैच करेंगे, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको जरा कॉपी कर लेंगे, प्लस 0.76 वोल्ट। इतनी बातें सब लोग समझ गए होंगे। फिर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। देखें अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन होता है EOP इक्वल टू, पिछले क्लास में हमने देखा है इनॉट OP माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज आयन, डायरेक्ट वहां लिखा होगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दैट इज आयन लिखा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने निकाला है। तो इसको जरा मैं इधर सॉल्व करता हूँ। इनॉट OP की वैल्यू की जगह पे हम लिख लेंगे 0.76 माइनस 0.059/2, क्योंकि इसमें n की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 2। ये n है, ये n है, तो 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हुआ, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए हमने आयन का कंसंट्रेशन लिखा। 1 कैसे पता चला, सॉलिड में हम 1 लेते हैं। इतनी बातें जरा सभी बच्चे देख लें, क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.76 माइनस 0.03, इसको 6 मान के 2 से डिवाइड कर दिया, 0.06 मान के डिवाइड कर दिया। फिर लिखेंगे लॉग, अब हमें Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ गिवन नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब है मोलर में वैल्यू गिवन हो, किसमें हो, मोलर में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसमें है, किसमें है, KSP में। तो थोड़ा अगेन रफ करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम लोग रफ कॉपी में साइड में देखेंगे KSP इक्वल टू लिखा हुआ है 10⁻30, और Zns का जब हम KSP लिखते हैं तो KSP ये गिवन है, तो S इक्वल टू होता है रूट में KSP, या Zns के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ KSP इक्वल टू होता है S², तो S रूट में क्या होगा, KSP। ये सब कहाँ से आपको पता चल रहा है सर, ये मुझे पता चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम से, ये मुझे पता चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम से।
तो 10⁻⁻15 लेकर आएंगे, और जो S होता है यही क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आके लिखूंगा 10⁻⁻15 का 10⁻⁻15 की वैल्यू लिखूंगा, सॉरी, S की वैल्यू 10⁻30, 30 का मतलब हो गया ये, और ये जो S होता है सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ये इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। तो क्लियर हो गया, ये देख लीजिए सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देख लें, कोई आपत्ति नहीं किसी को भी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.76 माइनस देख लें 0.03 लॉग 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना कितना आता है, ये माइनस है, इसको बुक्स में सॉल्व करके लिखा हुआ है 1.41 वोल्ट, तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया 1.21 वोल्ट, सॉरी आंसर आएगा 1.21 वोल्ट। आपको लॉग वॉग में चेंज करने तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो मुझे जरा बताएंगे। आपको लॉग वॉग में चेंज तो करने आता ही होगा, नहीं आएगा तो मुझे जरा बताएंगे। यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहां तक जरा सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखें यहां तक हमने क्या किया है, मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाऊं, बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर थोड़ा बोर्ड से साइड हो जाइए। यहां तक हमने जो भी किया है इसमें हमने देखा है मेटल आयन हाफ सेल, Zn वाला मेटल है, आयन हाफ सेल है, कॉपर वाला ये जो भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मेटल आयन हाफ सेल, अ कंप्लीट सेल हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल हमने पिछले क्लास में लिखा है 5 तरीके का हाफ सेल है, तो अब हम देखेंगे गैस आयन हाफ सेल। तो हमारी पहली हेडिंग है, अब लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रफ कर रहा हूं इधर से करना चाहिए। लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखेंगे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और करके लिखना नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखना NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखना NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थोड़ा सुन लें ये क्या है, एक बार जरा से देखो क्या है ये। IUPAC ने क्या किया है, थोड़ा यहाँ देखें, IUPAC ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया है, जो हम आज की क्लास में समझ जाएंगे क्यों बनाया है। अभी हम मान के चलेंगे IUPAC ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया है, उस इलेक्ट्रोड का नाम है SHE-NHE। एक बार दोबारा बोलता हूँ, SHE-NHE क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हमने बोला नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जो IUPAC ने बनाया है, और क्यों बनाया है ये हम लोग आज के लास्ट में समझेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ बनाया है। तो जरा देखें कैसे बनाया है, पहले एक बार देख लो, फिर हम थोड़ा इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। देखें एक इन्वर्टेड ट्यूब ऐसे लेंगे, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है ये, एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, और इसको एक कंटेनर में ऐसा रखा हुआ है। इस कंटेनर में यहां देख लें, यहां पे एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना है। यहां पे रखा हुआ है सोर्स ऑफ H+ के लिए कुछ भी रखा हुआ है, तो हम यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन, सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन, कुछ भी हो सकता है, तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन, या HCl लिख देते हैं, नहीं तो आप मेरे को भी थोड़ा परेशान करोगे, लिख देता हूं HCl लिख देता हूं, एक ही बात है। इसका नाम है प्लैटिनम ब्लेड, किसी बुक्स में प्लैटिनम ब्लेड लिखा होगा BLADE, किसी बुक्स में इसका नाम लिखा होगा प्लैटिनम ब्लैक। आप पहले लिख लें फिर मैं बताऊंगा। यहां पे लिखा होगा प्लैटिनम वायर एज अ इलेक्ट्रोड, इसको बिल्कुल जरा कॉपी करना है, फिर मैं जरा समझाऊंगा। इधर लिखा हुआ है प्योर H2 गैस पास, प्योर H2 गैस फास्ट, जिसका आप जानते हैं प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm। कैसा ये स्टैंडर्ड है, कैसा है स्टैंडर्ड है। इतनी बातें जरा जल्दी से कॉपी कर लें, इतनी बातें जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, अब पहले पूरी बात थोड़ा हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको जरा समझाऊंगा। लिखेंगे इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ये फिगर बनाने के बाद थोड़ा लिखना है पहले आपको, 1-2 लाइन छोड़ देना, थोड़ा इसको यहाँ पे कुछ कैलकुलेट वैल्यू करूंगा, आप देख लेना। लिखेंगे इट इज अ सिंगल, या इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन इलेक्ट्रोड,
It is a type of gas ion half cell. It is a type of gas ion half cell. It is a type of gas ion half cell in which gas used is hydrogen. Gas used is hydrogen, and its ion are H plus ion, and its ion are H plus ion. फुल स्टॉप. पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है. एक बार लिख लें, मैं बताता हूँ. दोबारा एक बार रिपीट करूँगा. बच्चा बोला रिपीट करिए. इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल इन विच गैस यूज्ड इज हाइड्रोजन एंड इट्स आयन आर H प्लस आयन, एंड इट्स आयन आर H प्लस आयन. हो गया. फिर हमने बोला पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है. इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नीचे अंडरलाइन करना है. इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज्यूम बाई IUPAC. एज्यूम बाई IUPAC. ये रहा IUPAC, आप जानते हैं. एज्यूम बाई IUPAC. रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नीचे अंडरलाइन करना है. फिर लिखना है इट कैन एक्ट एज बोथ BOTH, both AHC anode half cell. It can act as both AHC anode half cell as well as CHC cathode half cell, as well as CHC cathode half cell. ठीक है. फिर लिखना उसी में it standard oxidation as well as standard reduction potential, as well as standard reduction potential. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन से लेके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तक नीचे अंडरलाइन करेंगे. स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लेके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तक अंडरलाइन करेंगे. कर लिया आप लोगों ने. फिर लिखना है इज एज्यूम टू बी जीरो बाई IUPAC. यहां देखें ऐसा लिखा होगा H2/H+. इसका मतलब लिखा हुआ है E0 ऑफ OP. इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट लेना है. ये कैसे लेना है IUPAC ने बोला है. फिर IUPAC ने बोला है कि अगर आपने इस तरीके से इसको लिया तो इसको बोलेंगे E0 RP, जिसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट लेनी है. ये IUPAC ने बोला है. क्यों लेंगे वो हम देख लेंगे, अभी लेना है ऐसा. तो जरा कॉपी करना है जल्दी से 2 लाइन. बहुत बढ़िया. इधर देखिए अब जरा इसको हम समझ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको पूरी बात क्लियर करूंगा. सबसे पहले इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेकर आएंगे. इन्वर्टेड मतलब जो उल्टा. इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लाएंगे. इधर से हाइड्रोजन गैस पास करना है. जो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे उस हाइड्रोजन गैस की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू 180 होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है. स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने कहीं लिखवाया होगा. वहां पे कितना लेना है 1 ATM लेना है. कितना लेना है 1 ATM लेना है. प्लेटिनम का वायर यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा. प्लेटिनम का वायर क्या लिखा हुआ है एज इलेक्ट्रोड. सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे आप लोग. प्लेटिनम का क्या लिखा हुआ है वायर एज अ इलेक्ट्रोड. क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्लेटिनम का वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, किसी के साथ मिलता नहीं है. और कॉपर का एक इलेक्ट्रोड था या Zn का इलेक्ट्रोड था. ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका मास में चेंजेस हो जाए, जिसके वेट में, मास में, अमाउंट में क्या हो, चेंजेस हो, उस वाले को हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड. या उसका नाम हमने रखा था पिछले क्लास में, हमने नाम रख रखा था उसका इलेक्ट्रोड. और इस इलेक्ट्रोड का नाम है प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये इनर्ट है. यहाँ पे प्लेटिनम ब्लेड लगा हुआ है. ये क्या करता है? प्लेटिनम की एक ही खासियत है, आप जानते हैं, हाइड्रोजन नाम के हमने चैप्टर में पढ़ रखा है कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की खासियत है ये अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को बुलाते हैं, यानी एडजॉर्प्शन करते हैं. हम लोग चैप्टर नंबर 4 या 5 में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन. चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है. यहीं पे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ये एडजॉर्प्शन करता है. तो ये प्लेटिनम ब्लेड क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस पे लेता है. ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, आपसे सरफेस पे लेता है. ये उतने ही हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करेगा जितना इसको नीड होगी. कितना करेगा? जितना इसको नीड होगी. फिर भी अगर आपने जबरदस्ती इधर से पास करते हैं, बहुत जबरदस्ती आप हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो उनको क्या करेगा, ये बबल फॉर्म में बाहर निकाल देगा. क्या करेगा? बबल फॉर्म में यहाँ से बाहर निकाल देगा. इधर से बबल फॉर्म में क्या करेगा, इनको बाहर निकाल देगा. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा. इसके बाद जरा देखें,
ये हमने सॉल्यूशन में जो कंटेनर लिया है, मतलब जो कंटेनर में जो सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन ऑफ H+ है, HCl है, यानी यहाँ पे वो लेना है, जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लेना है, सोर्स ऑफ एसिड लेना है, सोर्स ऑफ H+ आयन लेना है, सोर्स ऑफ H+ आयन लेना है, डेट इज एसिड लेना है, एसिडिक सॉल्यूशन लेना है, एसिडिक सॉल्यूशन लेना है, डेट इज कोई भी एसिड हो, एनी एसिड लिख देता हूँ, क्या होता है, एनी एसिड। इसका मतलब हमने यहाँ पे केवल HCl लिखा है, लेकिन आप कोई भी एसिड ले सकते हो, बाउंडेशन नहीं है। तो अभी फिलहाल जो सोर्स ऑफ H+ आयन है वो कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, जिसकी वैल्यू कितना लेंगे, 1 मोलर, जिसकी वैल्यू कितना लेंगे, 1 m का मतलब होता है मोलर। 1 मोलर सर क्यों लिया आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन है, अगेन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। 1 मोलर लेने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो H+ का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 मोलर है। ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा है कि HCl का जो कंसंट्रेशन होगा वही क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो मुझे ये बात यहां से समझ में आ रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है 2H+ एक्वस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H+ एक्वस में। क्लियर हो गया, ये कैसे हो रहा है, यहाँ से गैस आके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक बात ये। दूसरा, हमें अभी इस पूरे सेल को, इस हाफ सेल को एक बार कैथोड हाफ सेल मान के पूरी वैल्यू निकालेंगे, एक बार एनोड हाफ सेल मान के हम पूरी वैल्यू निकालेंगे। दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के हम देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं। क्लियर हो पा रहा होगा। तो इसको जरा कॉपी कर लीजिए और केस 1 लिखेंगे। ये कॉपी हो गया तो जरा ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। सभी बच्चे जरा इसको कॉपी कर लें, और कॉपी हो गया हो जरा ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। जल्दी करो तुम लोग, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोग कितना फास्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर है। लिखेंगे केस 1, लिखना है आपको केस 1। केस 1 में लिखेंगे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज SHE एज एनोड हाफ सेल, लिखना पूरा लिखना, एज एनोड हाफ सेल, रफ कर रहा हूं इसे, एज एनोड हाफ सेल, SHE एज एनोड हाफ सेल, एज एनोड हाफ सेल। कॉपी हो गया, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां जरा देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे AHCr। पिछले क्लास में हमने AHCr का नाम रखा है। AHCr का फुल फॉर्म होता है एनोड हाफ सेल रिएक्शन। AHCr का क्या फुल फॉर्म होता है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके से, और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल रहा है। और यहाँ पे पूरा क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पे देखते चलें, EOP, या यहाँ पे मुझे दिखाई देगा H2 गैस H+ में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वैल्यू है 0.0 वोल्ट। जिसकी वैल्यू कितना है, 0.0 वोल्ट। कैसे पता चला इसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है, IUPAC ने डिसाइड करके दिया है कितना लेना है, 0.0 वोल्ट। क्लियर हो गया। इसको यहाँ पे N के बारे में बात करेंगे। N की वैल्यू कितनी है, 2। अगला पॉइंट लिखा हुआ है AHCRP, ये क्या लिखा हुआ है, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। लेक्चर नंबर 2 या 3 में इसको हमने डिस्कस किया, वहां पे आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 या 3 में हमने इसको डिस्कस किया, या 1 में डिस्कस किया होगा, वहां पे देख लेना। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर डिस्कस करूंगा, सभी बच्चे देखें, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ। तो मैं 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, प्लेटिनम H2 गैस स्लैश, यहाँ पे लिखा हुआ H+। इसका मतलब हो गया ये लाइन फेज सेपरेशन के लिए, आप जानते हैं ये लाइन फेज सेपरेशन को डिसाइड करता है। और आप तो जानते हैं कि ये पूरी वैल्यू किस में है, एक्वस में। ये पूरी वैल्यू किस में है, एक्वस में है, और ये वाला वैल्यू किस में है, गैस में। तो एक रिप्रेजेंटेशन ये है। दूसरा, इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और देखेंगे। और इसकी प्रेशर की वैल्यू कितना लेना है, प्रेशर की वैल्यू 1 atm लेना है। इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू भी कितना लेना है, 1 atm लेना है। हमने पिछले क्लास में देख लिया। इसी बात को कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, प्लैटिनम स्लैश H2 गैस स्लैश 2H+ एक्वस। तो हम बोल सकते हैं ये पूरी लाइन अगेन फेज सेपरेशन के लिए, ये वाली लाइन किसके लिए, फेज सेपरेशन के लिए। और सिमिलर ये लाइन भी किसके लिए, फेज सेपरेशन के लिए। आप देखो प्लैटिनम कैसा होता है, सॉलिड, और कैसा है H2 गैस, फिर कैसा है, सॉलिड। क्लियर हो गया होगा, ये फेज सेपरेशन के लिए है। फिर आपको पता है नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। नॉस्ट इक्वेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है
ई ओ पी इक्वल टू होता है ई नॉट ओ पी माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डेट इज आयन का कंसंट्रेशन। पिछले क्लास में हमने इसको देख लिया है। अगर आप ई नॉट ओ पी के बारे में बात करोगे तो कितना है 0, इसके जगह पे 0 लेना है, वहाँ पे डाटा गिवन है तो 0 माइनस 0.06/2 माइनस 0.06/2 हमने क्यों लिखा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। थोड़ा अगर पूरा फॉर्मूला डिराइव करवाना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना होगा H+, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H+ का कंसंट्रेशन पावर में 2। सर ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि H के आगे 2 लिखा हुआ है, ये 2 पावर में चला जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो आगे लिखा था स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कहाँ जाता है, पावर में जाता है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, पावर में जाता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे लिखूंगा PH2। सर आपने यहाँ केवल आयन लिखा था लेकिन नीचे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिख दिया आपने, ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है पिछले क्लास में यहाँ पे सॉलिड था इसलिए यहाँ पे हम 1 ले रहे थे, यहाँ सॉलिड था तो हम लोग 1 ले रहे थे, यहाँ गैस है इस बार तो PH2 लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखो क्या दिखाई दे रहा है कि EOP की वैल्यू 0.059/2 लॉग H+ का कंसंट्रेशन का पावर 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा, लॉग H+ कंसंट्रेशन 2 और नीचे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो गया। फिर लिखने के बाद थोड़ा लिखेंगे जल्दी से, यहाँ पे लिखेंगे इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इफ PH2 इज नॉट मेंशन, इफ PH2 मतलब लिखना वहां पे pressure of H2 is not mentioned, if pressure of H2 is not mentioned then we consider 1 atm, यहाँ लिखा हुआ है then we consider 1 atm, लिखा हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा हुआ तो कितना लेंगे 1 atm। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे E नॉट OP इक्वल टू माइनस 0.059/2 लॉग, नीचे में तो 1 हो जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे यहाँ से दिखाई देगा EOP इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। और आपको याद होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को हम लोग बोलते हैं pH, क्या बोलते हैं हम pH। तो यहाँ से मैं लिखूंगा, जरा यहाँ देखो सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे होगा 0.059 और मैं यहाँ पे लिखूंगा pH ऑफ एनोड, ये वैल्यू है EOP की वैल्यू। आयनिक इक्विलिब्रियम में माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की वैल्यू कितना होता है pH, तो लिखेंगे EOP इक्वल टू माइनस 0.059 pH ऑफ A लिखा हुआ है, A का मतलब है एनोड। पूरा डेरिवेशन समझाया मैंने अच्छे से, आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा डेरिवेशन, जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो इसे। दूसरा भी देख लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। इधर रफ कर रहा हूं, केस 2 लिखेंगे अगेन, SHE एज कैथोड हाफ सेल, SHE एज कैथोड हाफ सेल, SHE एज कैथोड हाफ सेल, क्लियर। यहां देखें स्क्रीन पे सभी बच्चे, इसके लिए भी सबसे पहले लिखना पड़ेगा CHCr। अब जानते हैं क्या ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, CHCr का मतलब क्या है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। और इसमें हम लिखेंगे 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन ERP कहलाएगा, जिसकी वैल्यू होगी E नॉट, यहाँ पे देखो E नॉट H+/H2 और इसकी वैल्यू है 0.0 वोल्ट। कैसे पता चला अगेन इसकी वैल्यू, ये एक वैल्यू आप जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है जो IUPAC ने डिसाइड किया है। फिर वहाँ पे AHRP इसी लिख रहे थे इस तरीके से, तो यहाँ पे लिखेंगे CHCRP, वहाँ पे लिख रहे थे AH, आपको याद होगा एनोड हाफ सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे CHCRP और इसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो जरा देखो ऐसे लिखेंगे H+/PT H2G, ये लिखा हुआ है, ये एक्वस। या इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H+ एक्वस/प्लैटिनम/H2 गैस। आप जानते हैं ये सारी लाइनें किसको दिखाई देती हैं, फेज सेपरेशन के लिए। किसके लिए होती हैं, फेज चेंजेस के लिए, फेज चेंजेस या फेज सेपरेशन के लिए। क्लियर हो पा रहा होगा आपको। तो पता है कि इसकी वैल्यू किस में लेना है, मोलर में, तो वहाँ C1 माना है, यहाँ C2 मोलर मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू कितना लेना है, 1 मोलर।
वहाँ पे प्रेशर P1 माना है तो यहाँ पे P2 मान लेता हूँ। ये कितना लेना है 180। वहाँ मतलब कहाँ लिखा था पहले केस में, केस 1 में हमने इसको C1 मोलर माना है और P1 प्रेशर को एज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पर हम C2 एज्यूम कर लेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद आप जानते हैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन देखेंगे। अब नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे ऊपर वाली लाइन में, तो जरा देखो ERP इक्वल टू होता है E0RP माइनस 0.059/2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 0 है, जो वहाँ से हमने कॉपी कर लिया। माइनस 0.059/2 लिखेंगे, यहाँ n लिखा हुआ है, इसमें n की वैल्यू 2 है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिखेंगे लॉग है। जरा स्क्रीन पे देखना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इस बार प्रोडक्ट वहाँ पे कौन है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 या प्रेशर ऑफ H2, एक ही बात है, प्रेशर ऑफ H2। नीचे है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन, अब पावर कितना होगा 2। ये जो आगे लिखा था कोफिशिएंट ये पावर में चला जाएगा, कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा पावर में चला जाएगा। क्लियर। तो ये वैल्यू जरा सा देखें, यहाँ पे सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे ये माइनस, यहाँ जरा देखना है ये माइनस, यहाँ पे देख लो एक बार, माइनस को हम लोग प्लस मान लेंगे, प्लस लिखा हमने और लिखेंगे 0.9/2। क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल देखते चलो। लॉग और ये H प्लस को हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया, H प्लस को हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया और PH2 आ गया। मैं चाहता हूँ ये H प्लस ऊपर चला जाए, क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ PH के रिस्पेक्ट में आंसर आए, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर मैं जरा यहाँ देखो, सब बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये कर लेने के बाद थोड़ा यहाँ देखते चलें, इसको करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू, या इफ प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू 1 atm अनलेस अदरवाइज मेंशन, अनलेस अदरवाइज मेंशन यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस 0.059/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2, ये 1 हो जाएगा, 1 का चक्कर खत्म, लिख दो 1 हो गया तो इसका टेंशन खत्म। क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा सभी बच्चे देख लें, इतना तक में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इतने तक में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हो गया। लिखने के बाद फिर इसी को रिवर्स कर देंगे, सेम वैल्यू को हमने रिवर्स कर दिया, सेम वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो जरा देखो, पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया होगा, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेम वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.059, यहाँ पे देख लें लॉग माइनस 0.059 लॉग। स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग की जगह पे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे लॉग की जगह पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ पीएच ऑफ कैथोड, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये किसकी वैल्यू है ERP की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है ERP की। सर ये कैसे पता चला, एक बार जरा से देख लें। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, ये प्लस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसको फिर से रिवर्स कर दिया, इस फॉर्मेट में लेकर आ गए हम। जैसे ही रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसे ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम 2-3 न्यूमेरिकल इसके भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखें यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, लिखा आप लोगों ने, यहाँ देखें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है PtH2 स्लैश, इस बार लिखा हुआ है CH3COOH एक्वस, ये लिखा हुआ है PtH2 स्लैश CH3COOH। इसका डाटा गिवन है 1080 और इसमें डाटा 2 गिवन है, K की वैल्यू 10⁻⁵ और C की वैल्यू 1 मोलर लिखा हुआ है, C की वैल्यू 1 मोलर लिखा हुआ है। इसको जरा रफ करता हूँ। अब इंपॉर्टेंट बात जरा सुन लें आप, मैं करूँगा सॉल्व, मैंने आपसे बताया है 3-4 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, हर टॉपिक में 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अब आयनिक इक्विलिब्रियम दोबारा आ गया है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अभी, जस्ट SHE में देख लें, मैंने बोला था कि सोर्स ऑफ H प्लस आयन जो कंटेनर में एसिड पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एनी एसिड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीक एसिड। ये कैसा एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे, वीक एसिड। तो पिछले क्लास में आयनिक में जब आप जाके देखेंगे, जरा यहाँ देखो, आयनिक में जब जाके देखेंगे एसिड, आयनिक इक्विलिब्रियम में जब जाके देखेंगे एसिड,
तो बहुत सारा टाइप होगा उसमें, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी में हमने कहीं लिखा होगा वीक एसिड। तो यहाँ से क्वेश्चन ही आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले एक बार सोचता हूँ मैं, पहले H+ का कंसंट्रेशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कौन सा है, एनोड हाफ सेल है। कौन सा सेल है ये, एनोड हाफ सेल है। हमें तो सीधा ये निकालना था। अब अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो जरा देखो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, हमें डायरेक्ट ये निकालना था 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। मुझे डायरेक्ट ये निकालना था, तो जानते हैं, लेकिन हमें पता है, जरा देखो यहाँ पे 0.059 तो हमें पता था पहले से जो डाटा है, और एन की वैल्यू भी 2 है, ये तो सबको पता है। एन की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 है। लॉग के बाद मुझे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालना है। सर ये सब कैसे पता चल रहा है आपको, अब जानते हैं, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है। कितने हो रहा है, 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन है, E0OP, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0 वोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये 0.01 वोल्ट है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकंड है, फिर यहाँ पे थर्ड हमने लिख दिया। क्लियर हो गया आपको। लेकिन मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू अगर आप मेरे से पूछो तो जरा मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, H+ का कंसंट्रेशन चाहिए पावर 2, और नीचे ये वैल्यू चाहिए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगर आप मेरे से और थोड़ा सॉल्व करवाना चाहते हो तो मैं लिखूंगा 0.059/2 लॉग H+ का कंसंट्रेशन और PH2 की जगह पे तो 10 ATM लिखा हुआ है जो हम लिख देंगे। PH2 की वैल्यू की जगह पे कितना लिखेंगे, 10 ATM। लेकिन H+ का कंसंट्रेशन डाटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में 2 डाटा गिवन है, क्वेश्चन में 2 डाटा गिवन है। तो मुझे अब ये फॉर्मूला आयनिक इक्विलिब्रियम से लेकर आना पड़ेगा। तो इसे कॉपी के साइड में लिखेंगे, कौन सा, 10⁻⁵ इंटू 0.1 मोलर, रूट में K इंटू C फॉर्मूला है जो हमने यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम लिखा है 10⁻⁵ डेट इज ये हो जाएगा 10⁻⁶, रूट में 10⁻⁶, रूट के बाहर 10⁻³ मोलर, कितना होगा 10⁻³ मोलर। तो यहाँ पे हम आएंगे 10⁻³ मोलर लगाएंगे। सर आपको कैसे पता चला ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, इसके लिए बार बार आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अब आएगा। क्लियर हो गया, सभी बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके बाद जरा देखो ये फोर्थ स्टेप, जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू होगा माइनस पॉइंट, ये तो H+ स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर था, 0.059/2 लॉग, जरा देखो ये 10 नीचे है, 10 ऊपर में चला जाएगा। एक बार मुझे लगता है शायद और लिखना चाहिए, ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁶, ये ऊपर वाला वैल्यू 10⁻⁶, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, कितना होगा 10⁻⁻1। दोनों पावर क्या होगा, सम हो जाएगा, दोनों पावर ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। देख लें जरा सभी बच्चे, दोनों पावर सम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.06, यहाँ पे देखो इंटू, यहाँ पे देखें 10⁻⁶ और 10⁻⁻1 कितना हो गया 10⁻⁻7, बेस सेम पावर है, 10⁻⁷ बाहर निकालेंगे और ये माइनस से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 7। एक बार सुन लो दोबारा, 10⁻⁻6 10⁻⁻1 ऊपर गया तो -1 हो गया, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर -7 बाहर निकल के आया और बाहर -7 में एक और माइनस, तो कितना हो जाएगा +7, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहां से हमारा कौन आ जाएगा 0.21 EOP की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगा। मैं एक बार ये समझाना चाहता हूँ इस पूरे चैप्टर में चैलेंजेस प्रॉब्लम क्या है। इस पूरे चैप्टर में चैलेंजेस प्रॉब्लम ये है कि आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बार बार आ रहा है, जिसको थोड़ा निकालना, जिसको ये थोड़ा सा बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। जल्दी से जरा कॉपी कर लें, फिर हम 2-3 क्वेश्चन थोड़ा और करेंगे। कम से कम हमें 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन और करना चाहिए, तब थोड़ा हमें क्लियर होगा। ओके, रफ करें इधर, बहुत बढ़िया। इधर रफ कर रहा हूं, देखें दूसरा क्वेश्चन है H2SO4/PtH2, ये G लिखा हुआ है, यहाँ बेस में एक्वस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, जरा देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके जगह पे लिखा हुआ है 0.05 मोलर। जल्दी से जरा कॉपी कर लें, फिर मैं जरा करूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लें। कर लिया आप लोगों ने? सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। मुझे एक बात समझ में आ गया है, कि H+ का सोर्स कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में हमने वहां पे लिखा था HCl,
थ्योरेटिकल में लिखा था HCl, क्वेश्चन में एसिटिक एसिड था CH3COOH, इस बार H2SO4 है। अपने पास एक ही फॉर्मूला है ERP इक्वल टू E0RP, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 0 माइनस 0.059 बाई n लॉग लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इस तरीके से लेते हैं। आप तो जानते हैं इसी बात को थोड़ा हमने ऐसा लिखा था ERP इक्वल टू माइनस 0.059। इसको थोड़ा मैं शायद एक बार और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके देता हूँ। इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। ये हमने कहाँ लिखा, केस 2 से लिखा, SHE से लिख दिया, क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ से n की वैल्यू 2 है, आप जानते हैं E0H प्लस से लिखा हुआ है H2 गैस, ये कितना है 0.0 वोल्ट, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तुमने लिख दिया। तो ये मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा, ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे लिखूंगा E0RP माइनस 0.059 बाई 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, नीचे H प्लस का पावर 2 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, फॉर्मूले में सब कुछ रख रहे हैं। इसकी वैल्यू लेना है 0। मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा बैकग्राउंड एक बार और लिख देना चाहिए ताकि बच्चे को क्लियर हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग PHT की वैल्यू, प्रेशर ऑफ H2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। प्रेशर ऑफ H2 की वैल्यू गिवन ना हो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, कौन सा लेना चाहिए 1, कौन सा लेना चाहिए 1। और H प्लस का डाटा यहाँ पे गिवन है, H प्लस का डाटा यहाँ पे गिवन है, देख लें आप। तो H प्लस का डाटा गिवन है कितना 0.05। तो मुझे अगेन अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो H प्लस का डाटा जैसे ही 0.05 लिख के मैं निकालूंगा, यहाँ पे 0.05 रख के यहाँ पे करूंगा सॉल्व, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ H प्लस, यहाँ देखें सोर्स ऑफ H प्लस जो है वो कौन है H2SO4 है। इसका मतलब इसमें 2 H प्लस बाहर निकलेगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है 0.05, ये 2 का मल्टीप्लाई है, डेट इज 0.1 मोलर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 0.1 मोलर लिखा हुआ है, क्लियर हो पा रहा होगा। 0.1 मोलर लिखा हुआ है। तो यहाँ आऊँगा 0.1 मोलर का स्क्वायर करूँगा, कितना करूँगा 0.1 मोलर का स्क्वायर करूँगा। एक मेथड ये है, फिर सॉल्व करूँगा आंसर आ जाएगा। फिर क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा आंसर आ जाएगा। मेथड 2 जरा से देखो इसी क्वेश्चन में। मेथड 2 दोबारा जो है वो हमने लिखा है ERP इक्वल टू, वहाँ पर हमने लिखा है 0.059, देख लें ERP की वैल्यू में लिखा है 0.059, आपको याद होगा। यहाँ पे लिख रहे थे 0.059 इंटू pH ऑफ कैथोड, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 0.059, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया, कितना लिखा 0.059, और pH यहाँ लिखना है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, ये H प्लस का कंसंट्रेशन है। H प्लस का कंसंट्रेशन अगर 0.1 मोलर होगा, H प्लस इक्वल टू 0.1 मोलर होगा, तो यहाँ से pH इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ये थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है जो हम निकाल के ला रहे हैं। तो यहाँ पे pH की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से जब मैं ERP निकालूंगा तो अगेन ये माइनस 0.059 आएगा। तो मेथड 2 इज वेरी इजी और मेथड 1 इज कॉम्प्लिकेटेड। मेथड 2 इज वेरी इजी एंड मेथड 1 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फटाफट इसे जरा कॉपी कर लें, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए। और यहाँ तक अगर पूरी बात समझ में आ रहा हो तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करना है। जल्दी से जरा कॉपी कर लें। एक लड़का कह रहा है कि ऑडियो क्लियर नहीं है मेरी, अपने आप को रिफ्रेश करें। मेरी ऑडियो क्लियर नहीं है, मतलब आप रिफ्रेश करें, आपका नेट स्लो है। मेरा नेट ठीक है, अपना नेट रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, क्लियर हो पा रहा होगा। क्वेश्चन लिखेंगे अगला, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। मैं इधर ही से रफ करूंगा पहले, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में ज़्यादा स्पेस चाहिए। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। आप जरा क्वेश्चन को देखें एक बार दोबारा। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे Zn
स्लैश ZnSO4, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड, डबल लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। डबल लाइन का मतलब आप जानते हैं क्या लाइन है, ये सॉल्ट ब्रिज है। डबल लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3COOH, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस स्लैश PTH2 गैस लिखा हुआ है। जल्दी से कॉपी कर लें। इसका डाटा है 2 मोलर, ब्रैकेट में अल्फा इक्वल टू 50% लिखा हुआ है। ब्रैकेट में अल्फा इक्वल टू 50% लिखा हुआ है, देख लें आप। इधर डाटा गिवन है K इक्वल टू 10⁻⁵ और C इक्वल टू गिवन है 0.1 मोलर। C इक्वल टू 0.1 मोलर है और प्रेशर इक्वल टू 10 atm इधर गिवन है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हमने कर दिया है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है E0 Zn/Zn2 प्लस इक्वल टू 0.76 वोल्ट। E0 H प्लस स्लैश H2, ये जरा कॉपी कर लें, यही क्वेश्चन था, ठीक है। कॉपी कर लो जरा जल्दी से, फिर मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आप अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी बच्चों का, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर समझ में ये बात आ रही है यहाँ तक पढ़ते हुए कि आयनिक अगर आपका अच्छा है 4 डालेंगे आप, ठीक है। मेरा भी यही मानना है, देखो कि ऐसी तैयारी करना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन डू इट, आपसे कोई पंगा ना ले, ऐसा सॉल्व करना चाहिए। तो मैं करता हूँ, पढ़ लिया आप लोगों ने। देखो यहाँ पे इसका डाटा गिवन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड का मतलब ये लिखा हुआ है, आप जानते हैं स्टैंडर्ड डाटा है। देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ सभी बच्चे देखें तो इसका नाम AHC है, ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम CHC है। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो, ये तो सॉल्ट ब्रिज है, तो इसके इधर ये ध्यान से देखोगे तो ये जो फंक्शन है मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, और इधर देखोगे तो गैस आयन हाफ सेल है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये सब दिखाई देगा। हमने 2 आयन हाफ सेल आज की क्लासों तक देख लिया है, अभी 3 और बचे हुए, 5 तरीके के थे, तो धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग 4 आयन हाफ सेल तो इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, आगे के 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हम कवर कर लेंगे। केवल एक कैलोमल इलेक्ट्रोड हमारा रह जाएगा, जिसको हम थोड़ा लेट करेंगे, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसको जरा रफ कर रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया, अब मैं जरा पूरी बात लिखूंगा। सबसे पहले ई सेल निकालना है, E0 सेल निकालना है, तो इसके लिए एक रिएक्शन चाहिए, तो हम रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले एनोड लिखेंगे, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, इसको अब हम बोलते हैं AHC, आप जानते हैं। सबसे पहले ये वाला फंक्शन होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर आपको पता है सबसे पहले ये लिखना है, ये कहाँ से लिखना है, यहाँ से Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके डाटा से मैच करेंगे, बिल्कुल ठीक डाटा लिखा हुआ है। सबसे पहले ये डाटा यहाँ से लिखना चाहिए, Zn से Zn2 प्लस, और वहाँ से मैच करना चाहिए, सेम रिप्रेजेंटेशन है तो करेक्ट डाटा है। दूसरा आगे लिखेंगे कैथोड, आप जानते हैं कैथोड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब CHC आप जानते हैं, और यहाँ पे क्या होगा H प्लस, सोर्स ऑफ H प्लस कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी कौन है, एसिटिक एसिड। इसके पहले हम लोगों ने कौन देखा था वहाँ पे H2SO4, उसके पहले कौन देखा, एसिटिक एसिड, उसके पहले सोर्स किसको लिया, HCl को लिया, तो कुछ भी हो सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इधर ये तो H2 गैस बना रहा है, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसका डाटा गिवन नहीं था, आप समझ पा रहे होंगे इसका डाटा गिवन क्यों नहीं था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है 0.0 वोल्ट का। एक बच्चा जरा देखो यहाँ पे थोड़ा गलती हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया है, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, एक यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। E0 OP, E0 RP, E0 सेल में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, बच्चा समझता है 2H प्लस, सर हमने यहाँ पे केवल H प्लस दिखाया, ये 2 आपने लगाया है बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, और यहाँ पे जरा देखो Zn सॉलिड 2H प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस, ये लिखेंगे हम। और यहाँ पे N की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2, आप समझ पा रहे होंगे। और E0 सेल की जो वैल्यू हो जाएगी, E0 सेल क्या होता है, OP और RP, इसका नाम E0 OP है, इसका नाम E0 RP है, दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा 0.76 वोल्ट। क्लियर हो गया, जरा जल्दी से कॉपी कर लें। मुझे 3 बातें समझ में आ रहा है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। किसी बच्चे को E0 सेल निकालना है तो सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, किसी बच्चे को नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है तो सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मतलब सेल रिएक्शन लिखने की हैबिट आप डाल लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक जल्दी से जरा कॉपी कर लें, फिर मैं करूंगा थोड़ा सा, देख लो जल्दी से पहले एक बार। हो गया,
क्लियर हो गया सबको? आगे देखें, यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। थोड़ा इसको रफ करता हूँ मैं, आप कॉपी कर लेना। बच्चा बोल रहा है बोर्ड से हट जाओ। अरे बोर्ड से हट जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो आपको लिखना है ना यहाँ तक। मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन पे। तो पहले नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नॉस्ट इक्वेशन पिछले क्लास में देखा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई लॉग रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ई सेल की वैल्यू है 0.76 वोल्ट, तो लिख लेंगे माइनस 0.059 बाई 2। एन की वैल्यू कितनी है? 2। लॉग दे रहा देखो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन, Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन, और दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, Zn2 प्लस का कंसेंट्रेशन, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। नीचे आएंगे तो सॉलिड है, इसको छोड़ देंगे 1, ये गैस में था लिया, ये छोड़ देंगे, अब H प्लस कंसेंट्रेशन। तो नीचे आऊंगा H प्लस कंसेंट्रेशन का पावर 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसको लिया क्योंकि दोनों गैस और एक्वस में है, इसको लेंगे, ये सॉलिड है तो इसको 1 छोड़ देंगे। अब जरा यहाँ देखो 0.76 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, ये सॉरी लॉग है यहाँ पर, थोड़ा मैं भूल गया था, लॉग Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन। अब यहाँ आके देखेंगे क्वेश्चन, अब डाटा की जरूरत है। अब डाटा की जरूरत है 2 मोलर, अल्फा की वैल्यू 50% लिखा हुआ है। ये अल्फा की वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 50%। ध्यान सुनना है, अल्फा की वैल्यू 50% का मतलब ये हुआ, थोड़ा ध्यान सुनना है, अल्फा की वैल्यू 50%। अल्फा का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने किया है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड इनिशियल मोल। तो 2 रुपए आपके पास है और अल्फा की वैल्यू 50% है, तो अल्फा की वैल्यू मतलब उसमें से मोल डिसोसिएट हो गया। तो 2 रुपए में अगर 1 रुपए डिसोसिएट हो गया तो बचा हुआ मोल कितना होगा? 1 मोलर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Zn2 प्लस के जगह पे 1 इंटू, इसके जगह पे 10 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका डाटा तो पहले से गिवन है। अगेन H प्लस के डाटा में 2 वैल्यू गिवन है। H प्लस में अगर C लिखा रहता केवल तो 0.1 रख देते। H प्लस में अगर C की वैल्यू 0.1 लिखा होता तो हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे H प्लस में 2 डाटा गिवन है, 10⁻⁻5 और 0.1। तो अगेन हम इधर लेकर आएंगे, जरा सभी बच्चे देखें क्या फॉर्मूला लेकर आएंगे। H प्लस का कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻5, ये रफ है, इंटू 10⁻⁻1 या 0.1 लिख लो, एक ही बात है, जो अच्छा लगे लिख लो। ये वाला फॉर्मूला कैसे पता चला सर ये लेना है? ये फॉर्मूला मुझे पता चला वीक एसिड से। कैसे पता चला? वीक एसिड से। किस चैप्टर से? आयनिक से। तो ये लेंगे तो 10⁻⁻6 इक्वल टू 10⁻⁻3, -3 का यहाँ स्क्वायर होगा, 10⁻⁻3 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, स्क्वायर लिखा हुआ है 0.76 माइनस 0.06 बाई 2 लॉग, ये ऊपर में 10 नीचे में 10⁻⁻6। ठीक है, देख लो जरा सभी बच्चे, यहाँ तक देखने कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0.76 माइनस 0.03, ये -6 ऊपर चला जाएगा तो +6, -6 ऊपर जाएगा तो +6, तो मैं लिख देता हूँ लॉग 10 इंटू 10⁻6। यहाँ पावर 1 लिखा हुआ है, पावर सम हो जाएगा, सम होके आगे आ जाएगा, तो 0.76 माइनस 0.03 इंटू 7। जिनका बेस सेम होता है उनका पावर ऐड हो जाता है और लॉग में लेते हैं तो आगे चला आता है। क्लियर हो गया? कॉपी कर लेंगे, इसके बाद बच्चा लेवल काम है यार, तुम लोग तो कर ही लोगे। ये रफ कर रहा हूं पूरा। मुझे 2-3 बातें समझ में आ रहा है कि हर वक्त हाफ सेल लिखने आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन लिखने आना चाहिए, नॉट सेल निकालने आना चाहिए, फिर वैल्यू को हम यूज करेंगे, फिर वैल्यू को हम यूज कर पाएंगे। हो गया? कर लेंगे, इतना रहने देते हैं। कल की क्लास में बाकी हम लोग इसके आगे फिर देखेंगे क्या रह रहा है, उसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, कल की क्लास में इसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।